जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी साहित्य उपन्यास विधा से संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम में राग दरबारी उपन्यास है उसका सबसा वाचन कर रहे हैं। और प्रीवियस के जो भी लेक्चर है, मुझे उम्मीद है कि जो रेगुलर सुनने वाले विद्यार्थी हैं उन्होंने सारे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। और क्योंकि लाइव क्लास हम अभी आपको नहीं दे पा रहे हैं, और नहीं तो हम लोग लाइव क्लास में डायरेक्ट जुड़ते भी थे, बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चल रहे थे। बट कोई नहीं, हम प्रीमियर क्लासेज आपको दे रहे हैं। आपको बिना अपनी पढ़ाई में किसी भी तरीके से बाधा उत्पन्न किए क्लासेज को सुनते जाना है, शॉर्ट नोट करते जाना है, और आप एक दिन देखेंगे 300-400 पेजेज़ को आप कितनी आसानी से ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है? तो आपको ये मानना है कि जैसे मैम वहाँ पे लाइव क्लास में हमसे रेगुलर एक तरीके से इंटरैक्ट करती थी, सेम हम उसी तरीके से आपको यहाँ भी वैसे ही इंटरैक्शन करने की कोशिश करें। मुझे याद है कि उन विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से हम लोग राग दरबारी को शुरू करे थे और उसकी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। पर कोई नहीं, अभी ज़्यादातर क्या है, फेस्टिवल का सीज़न, सब लोग घर पे हैं, हम लोग फिर भी बहुत ही इत्मीनान से बहुत अच्छे से करेंगे। अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है और आपका तब तक सारा उपन्यास आपके हाथ में होगा। बस आप ध्यान से सुनते जाओ, शॉर्ट पॉइंट करते जाओ, और जो भी हो आपके मन में जो भी है उसको कमेंट में निकाल के ज़रूर रखिए, ताकि ये हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करे। और बहुत सारे अभी उपन्यास की हमें चीज़ों को कराना है, ठीक है? और कोई भी विद्यार्थी अगर मुझसे जुड़ना चाहता है तो ये हमारा नंबर है, पेड क्लास भी चल रहा है। अगर आपकी इच्छा किसी को गाइडेंस की हो नेट के लिए तो वो जुड़ सकता है। अदरवाइज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, कि आपका यूनिट 6 जो सबके लिए कठिन होता है, यूनिट 10 हम पूरी तरीके से आपको करवाएँगे फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है? बस आपको दिल से जुड़े रहना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या नाम है, जो राग दरबारी उपन्यास है, अब क्योंकि इतने दिन बात कर रहे हैं ना तो लिंक भी टूट गया है। जो हमने 15वां अध्याय तक किया था, आपने देखा कि किस तरीके से जो वैद्य जी हैं, वैद्य जी के 2 बेटे थे, है ना? बद्री पहलवान थे और उपन बाबू थे। और यहाँ पे किस तरीके से जो रिसर्च स्कॉलर के तौर पे रंगनाथ आता है, बहुत कुछ गाँव का माहौल देखता है और उसे भी लगता है कि यार हमने पढ़ाई-वढ़ाई किया, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इससे तो डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा है। क्योंकि राजनीति में देखो बैद जी जैसे लोगों का बोलबाला है, उधर रामाधीन को आप देख रहे हो, रामाधीन भीखम खेड़वी को, कि यही लोग पूरे गाँव को चला रहे हैं। तो इसका मतलब एजुकेशन इतना पावरफुल नहीं है, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। और वो देख के खुद भी दंग है रंगनाथ। तो आपको जो शिवपालगंज का यहाँ कथानक दिखाया गया था, ये हमने कहा था ना कि आप अपने घर, गाँव, अगल-बगल में देखोगे, शिवपालगंज जैसा चेहरा आपको सही सभी जगह देखने को मिलेगा। जैसे रेणु जी ने कहा था, मैला आँचल एक तरीके से गाँव का प्रतिनिधि है, या गोदान जो है अगर जीवन में महाकाव्यात्मक त्रासदी है किसान का, तो आपको दरअसल वो चीज़ें ना बहुत जगहों पे मिल जाएँगी। वो किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। अब यहाँ पे 16वां अध्याय से आप देखिए, ध्यान रखिएगा, कॉपी और पेन ज़रूर ध्यान लेके बैठिएगा, शॉर्ट नोट करते जाइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग बताएँगे कि मैम हम उपन्यास सिर्फ़ 15-16 घंटा टाइम ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उसका शॉर्ट पॉइंट भी कर रहे थे, यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुन रहे थे। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि आधे घंटे के वीडियो में इसको कैसे समराइज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि एक छप्पर के नीचे जहाँ रात को भैंस बत्ती थी, इस वक़्त राख और पुआल के सहारे फर्श का गीलापन पोंछा जा रहा था। भैंस के पेशाब की गंध को जब राख ने दबा दिया, तो पोंछने वाले को इत्मीनान हो गया कि फर्श साफ हो गया है। उसने राख के ऊपर एक लंबा चौड़ा टाट बिछा दिया। टाट पर उसने एक भड़कीली दरी बिछाई, जिसके एक कोने पर लिखा था, न्याय पंचायत भीखम खेवड़ा, यानी भीखम खेड़ा करके न्याय पंचायत लिखा था। अब कहते हैं कि दरी के बीच उसने एक लकड़ी की संदूक लाकर रखी और एक मैला सा बस्ता। उसके बाद पास के चबूतरे पर जाकर उसने 2 बार में जितना थूक सकता था उतना थूका और एक बड़ी जो है बीड़ी सुलगा ली। न्याय पंचायत भीखम खेड़ा का अधिकार क्षेत्र सिपालगंज गांव सभा पर भी था। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है यहाँ पे, कि न्याय पंचायत भीखम खेड़ा का अधिकार क्षेत्र सिपालगंज गांव सभा पर भी था। कुशहर प्रसाद ने अपने लड़के छोटे पहलवान, याद होगा कि हमने बताया था जो बद्री पहलवान है वो अखाड़ा चलाता था, और इसके अखाड़े में एक व्यक्ति था, ये कुशहर प्रसाद का लड़का, जो एक बार याद होगा आपको बैद जी के सामने अपने ये चीज़ लेके आया था कि कैसे उसके पहलवान ने, यानी उसका लड़का ने उसे मारा था। तो ये कुशहर प्रसाद था, इसका नाम ध्यान रखिए। कुशहर प्रसाद का जो लड़का था जिसको छोटे पहलवान कहा जाता था, वो बद्रीनाथ के जो बद्री थे, यानी वैद्य जी का लड़का जो अखाड़ा संचालक था, उसके यहाँ पे ये भी अखाड़े में जाके प्रैक्टिस वगैरह करता था। तो कहते हैं कि कुशहर प्रसाद अपने ही बच्चे, अपने पहलवान पर, अपने बेटे पर मारपीट का मुकदमा चलाया था। आज उसकी तीसरी पेशी थी, कितनी तीसरी, और ये न्याय पंचायत बैठने वाला था।
पहले की 2 पेशियों में कुल इतनी कार्रवाई हुई कि कुसार और छोटे हाजिर आए, पर पंचों के ना आने के कारण मुकदमा नहीं हुआ। मतलब पहले ये लोग बैठने गए, लेकिन पंच ही नहीं आए। चबूतरे पर बैठकर बीड़ी पीने वाले न्याय पंचायत का चपरासी था। बीड़ी पीकर उसने दोबारा थूका, फिर टेढ़े होकर बदन तोड़ा और अपने आप से कहा, कहाँ मर गए ये लोग? जब उसका उत्तर किसी भी तरह से नहीं आया तो उसने दूसरी बीड़ी सुलगा ली। यानी देखा कि पंचायत में तो कोई न्याय के लिए वहाँ पे आया ही नहीं है, और वो बैठ के अकेले ही जो है वहाँ पे क्या कर रहा है, बीड़ी सुलगाया जा रहा है। उसके बाद 4 आदमी एक साथ जो है आते हुए दिख पड़े। उनमें तो एक कुसार प्रसाद स्वयं थे, दूसरा उनका छोटा लड़का छोटा पहलवान था, बाकी 2 पंच और थे। कुशल प्रसाद की खोपड़ी पर घाव के 2 हल्के से निशान थे ताकि वे ठीक तौर से उभर कर निगाह के सामने आ सके, इसलिए उन्होंने खोपड़ी घुटा ली। इस तरह के नक्शे पर घाव के 2 पठार बड़ी आसानी से देखे जा सकते थे। वे लोग दरी पर बैठ गए, सिर्फ छोटे पहलवान छप्पर से हटकर खुले में धूप खाने के लिए खड़े रहे। एक पंच ने चपरासी से पूछा, सरपंच अभी नहीं आए? अभी कैसे आएंगे? चपरासी ने समझाया, शिवपालगंज गए थे, तहसील में कुछ काम भी था, हो सकता है अटक गए हों। गपशप होने लगी। दूसरे पंच ने ठाकुर प्रसाद से पूछा, अब तुम्हारी चोट की क्या हाल है? फिर खुद ही जवाब दे दिया, ठीक तो जान पड़ती है। कुशल कांपने लगे, मुंह फुलाकर बोले, मुझसे क्यों पूछते हो? खड़े तो हैं वो हमारे श्रवण कुमार। यानी वो अपने लड़के को कहता है कि ये हमारे श्रवण कुमार है ना, क्योंकि अपने पिता को पहलवानी जो है, कुशल प्रसाद को अपने लड़की की पहलवानी अपने पे ही भारी पड़ गई। तो उसने कहा कि पूछ लो, यही तो पिटाई किए हैं। छोटे पहलवान अपने को श्रवण कुमार की हालत में नहीं देखना चाहते थे। कंधे पर काँवड़ रखे हुए माँ-बाप को इधर-उधर मुर्गों की तरह लटका कर चलना उनके लिए एक शर्मनाक बात थी। ये तो मज़दूरों का काम था। छोटे चिढ़ गए, बोले, यहाँ श्रवण कुमार के बाप का नाम भी श्रवण कुमार है, उन्हीं से पूछ लो। इस खानदान में सब साले श्रवण कुमार ही तो होते आए हैं। एक पंच ने उन्हें टोका कि गाली-गलौज मत करो पहलवान, उससे अदालत की तौहीन होती है। तो छोटे ने कहा, साला कहना कोई गाली नहीं है। इतना कहकर वे दरी पे आकर बैठ गए। पंचों का बिगड़ैल चेहरा देखकर अचानक वे मुस्कुराए और ये देखने के लिए, यानी दिखाने के लिए ये बातें लगभग मजाक में ही चल रही है, बोले, 14 लड़कों को हमने पैदा किया और हम ही को ये सिखाते कि औरत क्या चीज़ है। हम ही बताते हैं कि साले कहना गाली है। ये तो सिर्फ बात करने का तरीका है, तो अपना तरीका भी ये है कि साले कहकर बात करते हैं। एक पंच ने कहा, मगर साले कहना तो गाली है ना? छोटे पहलवान फिर से मुस्कुराए, जैसे अपनी भलमनसाहत से अदालत के हृदय जीतना चाहते हो। बोले, असली गाली अभी तुमने सुनी नहीं है पंडित जी, घुस जाती तो कलेजा छिल जाता है। छोटे पहलवान जो था इनका कुसार का लड़का, वो मतलब किसी का इज्जत उज्जत वैसे ही नहीं करता था। सरपंच ने आते ही अनुभव किया कि अपने साथियों को देरी के कारण बताना, मैंने क्यों देर हो गया वो तो बताना ही पड़ेगा। वे बुनबुनाने लगे, चारों तरफ बहुत भ्रष्टाचार है, तहसील में एक दरख्वास्त लगानी थी, सोचा था कि पेशकार को देकर चले आएंगे, वहाँ वो कहने लगा कि सवाल खानी तक रुके रहो, अब बताओ। एक पंच ने इस स्पष्टीकरण पर ध्यान नहीं दिया। बेरुखी से कहा, फिर भी देर बहुत हो गई, 1 बजने का टाइम हो गया। अब देखिए, हिंदुस्तानी का यही तो खराब आदत है, अंग्रेज इस मामले में पक्का है, टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। तो ये किसके बारे में बताया कि टाइम का बड़ा पाबंद होता है? अंग्रेजों के बारे में। और टाइम कितना हो गया था? 1 बजने को लगभग हो चुका था। सरपंच ने जोर से कहा, तो तुम तो मौजूद हो ही, तुम क्या किसी अंग्रेज से कम हो? वे देरी के बीचों बीच पालथी मार के दरी के बीचों बीच पालथी मारकर बैठ गए। यानी अब उनको न्याय सुनाना था। वो न्याय पंचायत में कौन-कौन आया था? कुशल प्रसाद उनका लड़का आया था और उसके पीछे कारण भी बताया था कि क्या चीज़ें थी। पलती मारकर बैठ गए। चपरासी से बोले, चलो कार्रवाई शुरू करो, पुकार लगाओ। ये देखकर भी कुसार और छोटे पहलवान वहां पहले से मौजूद हैं। चपरासी ने सहारती अदालतों को नकल करते हुए चीख कर आवाज लगाई, कुसार बनाम छोटे, कोई हाजिर है? छोटे ने कहा, हाजिर तो है ही, देख नहीं रहे हो आंखें है कि बटन है? ऐसा देखिए, गांव में ही ऐसे पंचायत, मतलब ये कोई सीरियस पंचायत कोई नहीं ले रहा है। सरपंच ने पूछा, पंचायत मंत्री आज भी नहीं आए क्या? अरे उनके साले के साड़ू के यहाँ आज ज्योनार था पता है, उसमें गए, हमारे यहाँ कहला दिया, एक पंच ने बताया है। ये पंचायत मंत्री भी है ना, बस ऐसे ही शिकार के वक्त कुतिया हगासी। मौके पर देखिए इस तरीके से चीजें यहाँ पे आई हुई हैं। मौके पर हमेशा धोखा ही दे देता है। अब बताओ, पता नहीं कौन मिसल कहाँ रखी है, खुद तो ज्योनार खाने चल दिया, अब मिसल निकालने को बचे हम। सरपंच नाराज होकर बुनबुनाते रहे। छोटे पहलवान उन्हें बिना किसी दिलचस्पी के देखते रहे। सरपंच ने अपनी बात आगे बढ़ाई, यही पंचायत मंत्री परसाल जब गबन के मामले में फंसा था ना, दिन में 4 बार हमारे घर का चक्कर लगाता था। यानी जब चोरी के मामले में खुद फंसा था पंचायत मंत्री, तो सरपंच कहते हैं 4 बार चक्कर लगाता था। इतनी एड़ी घिसी कि दरवाजे पर धूल नहीं बची। अब इधर को आते कतराता है, खानदानी बदमाश है ये। छोटे पहलवान सामने के चबूते और नीम के पेड़ की ओर देखने लगे। उन्होंने पूरी बात तो सुनी नहीं, घुड़क कर बोले, सरपंच जी किसे बदमाश बता रहे हो ये बताओ। सरपंच ने चिढ़कर कहा, तुम्हें क्यों चींटियां काट रही है? अभी पंचायत मंत्री की बात चल रही है, तुम्हारी बदमाशी की मिसल तो अब खुलने वाली है, देखते जाओ। छोटे पहलवान उठकर खड़े हो गए, हिकारत के साथ बोले, देखो यहाँ मुकदमा करना बेकार है, सरपंच मुझे पहले से ही बदमाश बता रहा है, भाई फैसला क्या करेगा?
ये तो हमारे हित में वैसे भी नहीं होगा। कुशल प्रसाद इतनी देर तक चुपचाप बैठे रहे। अब वे भी अचानक खड़े होकर बोले, ठीक है, चलो। पर उसी समय उन्हें शायद याद पड़ गया कि अपने लड़के पर मुकदमा उन्होंने ही दायर किया है। वे घबरा कर बैठ गए। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर लीपापोती करते हुए उन्होंने कहा, जब यहाँ दावा दायर कर ही दिया है तो पूरा मुकदमा यही होगा। सरपंच जी ही जो फैसला करना होगा वो करेंगे। चपरासी चबूते पर बैठा हुआ पूरी परिस्थिति का सिंहावलोकन कर रहा था, इन्हें देख रहा था। वहीं से बोला, हाँ ठीक कहते हो कुछ सर। एक ने कहा कि मेरी माँ ने कसम किया, तो वे बोले कि बुरा किया। फिर उसने कहा कि कसम करके छोड़ दिया, तो बोले बहुत बुरा किया। वही हाल है। अब तूने पहलवान पर मुकदमा चला ही दिया तो बीच में सिलिर बिलिर कर रहे हो। कुछ नहीं होने वाला इससे। कुशन ने चपरासी को देकर सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि फटीचर आदमी भी सही बात कहता है तो उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। फिर भी छोटे से बोले, बैठ जाओ, मुकदमा अब हो ही जाने दो। छोटे ने कहा, बापू तुम तो दुमुहा साफ हो। हाँ, दुमुहा साहब की तरह आगे भी चलते हो पीछे भी। यहाँ मैं पहले ही बदमाश बता दिया गया, अब और क्या सुनना है जो मैं यहाँ सुनने के लिए बैठ जाऊं। फिर चलने को हुए कि सरपंच ने ललकार कर कहा, जाना कोई हंसी टट्टी है। अरे हथकड़ी लगवा कर बुलाऊंगा तुमको, नहीं तो सीधे से बैठ जाओ और मुकदमा अब होने दो। अब जो है पहलवान भी जो है सरपंच भी, उनको लग रहा था ये तो सरपंची का एक तरीके से तौहीन कर रहा है, कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। बोले, अब तक तुम्हें ध्यान नहीं दे रहा था, अब तो तुम उठ के चले गए तो तुम्हारी खैर नहीं। छोटे पहलवान लापरवाही से बोले, हमें ना पढ़ाओ गुरु, हमें यहाँ मुकदमा कराना मंजूर नहीं है। मैं यहाँ से उठकर मजिस्ट्रेट की इजलास ले जाऊंगा। मैं इसी वक्त तुम्हारे आगे मुकदमा रोकने की दरख्वास्त देती हूँ। अदालत के एक पंच उन राजनीतिकों की तरह जो यूएनओ में समस्या से हटकर सिद्धांत की बात करते हैं, और इस तरह वे किसी का विरोध नहीं करते और बदले में कोई उनका विरोध नहीं करता। जनता शांति चाहती है, हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए। आदि आदि किताबी बातें सुनकर कमीना से कमीना देश भी सिर हिलाकर हाँ करने से बाज नहीं आता, और उस राजनीतिक का ये भ्रम और भी फूल जाता है कि उसने कितनी सच्ची बात कही है। तो ये पंच भी ऐसे ही प्रफुल्लित भ्रम के साथ अपने हिसाब से एक सच्ची बात कहने लगे। पहलवान पंच परमेश्वर होते हैं। इस आसन पर बैठकर कोई अन्याय नहीं कर सकता। मुंह से जो भी निकल गया हो, पर कलम से न्याय की ही बात निकलेगी, बैठ जाओ। इस शाकाहारी वाड़ी का छोटे पहलवान पर अच्छा असर पड़ा। वे धम से फर्श पर बैठ गए, पर धीरे से बड़बड़ाए, मुझे क्या पता था कि पंचों की कलम असली है और जबान दोगली है। पर तुम इंसाफ का जिम्मा लेते हो तो बैठ जाओ। पंच बोले, हाँ हाँ जिम्मा तो लेता हूँ, तुम यहाँ ठाठ से मुकदमा लड़ो, उम्र भर मुकदमा लड़ते रहो, फैसला तो कलम से होता है। बिना किसी नाटकीयता के मामला इतनी आसानी से सुलझा जा रहा था, ये बात चपरासी को पसंद नहीं आई। बोला, बात से होता क्यों नहीं पंडित जी, घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती। सरपंच क्या था कि भीतर ही भीतर अपनी गलती का अनुभव कर रहे थे। चपरासी बोले, 100 बार कहा है कि मुंह बंद करके बैठा करो, पर ये हमेशा अपना चरखा चलाता ही जाता है। लगाऊं एक ठोकर। पंच ने कहा, इसे छोड़िए सरपंच जी, मिशल खोलिए। मिशल खोली गई। सरपंच ने एक पंच से कहा, पढ़िए। कुसर का इस्तगासा पढ़कर मुलाजिम को सुना दीजिए। उस पंच ने मिशल को अनिश्चय के साथ इधर उधर पलट कर देखा, जैसे केवल हिंदी जानने वाला तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की लिपियों को देखकर सिर्फ देखता ही रह जाता और फिर घूमकर अपने हिंदी प्रेम में खो जाते हैं। उसी तरह खोई खोई आवाज में उसने कहा, अब आपके होते हुए मैं क्या क्या पढ़ूं, आप ही पढ़कर मुकदमा कर दीजिए। मिसल की हालत जलते हुए आलू की सी हो गई। यूएनओ छाप पंच ने उसे उलट पलट कर सरपंच को वापस कर दिया। सरपंच ने उसे एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा। दूसरे पंच ने उसके आखिरी पन्ने पर बने हुए एक गोल दायरे को काफी गौर से देखा, फिर अचानक ही पंच नंबर 1 पकड़ा। मिसल इतने हाथों को छूकर तर गया। आखिर में कुशल प्रसाद ने कहा, सरपंच जी, पंचायत की मंत्री तो आज वो आए नहीं, आप लोग लिखा पढ़ी के झंझट में कहाँ तक पड़िएगा। तारीख दे दीजिए, मुकदमा बाद में हो जाएगा। सरपंच ने वीरतापूर्वक कहा, तुम भी कैसी बात करते हो कुसार, जो सिपाही होकर गोली खाने से घबराए और सरपंच होकर पढ़ने लिखने से, उसके लिए तो बस। छोटे पहलवान ने दे तोड़ी। पसलियों से चटचट की आवाज आई। उबी हुई आवाज में वो बोले, घंटा भर से तुम लोग 3-13 कर रहे हो, मुकदमा करोगे या भाड़ में जाओ। यानी वो गुस्से से कहा कि तुम लोगों को अगर न्याय नहीं करना तो बताओ भाई, मैं जाऊं। सुनते ही सरपंच मुकदमा करने लगे। उन्होंने मिसल को पढ़ने की दोबारा कोशिश की। उनका एक पन्ना उठाकर वे बिल्कुल अपने मुंह के पास ले गए। उनके होठों के कानों पर थूक चिपचिपा आया। आंखों के कोने सिकुड़ गए और उन पर कौवा के पंजे उभर आए। लगा उनके जीवन का एक अत्यंत दुर्लभ क्षण है। मिसल अब उनके मुंह के बिल्कुल करीब आ गई थी। उन्होंने एक चटकारी भरी सांस खींची और फिर मिसल का एक टुकड़ा भी ना खाकर उसे समूचा ही फर्श पर रख दिया। इस रस्म के बाद वे तकल्लुफ से बोले, मैंने श्री कुसार प्रसाद का इस्तगासा पढ़ लिया है। कुशल प्रसाद कहते हैं कि कुशल प्रसाद के लड़के छोटे वल्द कुशल प्रसाद ने उनको बिना किसी कारण लाठियों से मारा। दफा 323 ताजीरात हिंद का इस्तगासा है। छोटे पहलवान इस तरह बैठे रहे जैसे इन सबका उनको कोई असर हो नहीं रहा है। सरपंच की बहू के बीच एक खरोसी निकल आई। उसने पूछा, क्यों कुशार?
यही बात है ना? अरे मुलजिम, छोटे ने तुमको मारा था क्या? हाँ सरपंच जी, हजारों आदमी के सामने इसने मारा, मेरी हड्डी पसली तक का भूसा बना दिया। सरपंच ने गंभीरतापूर्वक कहा, समझ बूझकर बात करो को सर, अगर तुम्हारी हड्डी टूटी है तो मुकदमा संगीन हो जाएगा, फिर तुम्हें शहर की अदालत में जाना पड़ेगा। ये सिर्फ दफा 323 चलती है यहाँ पे, दफा 325 लग गई तो बॉम्बे का पानी पिए बिना नहीं बचोगे। कुसन ने कुछ सोचकर कहा, तो सरपंच जी, मेरी हड्डी सचमुच में थोड़ी ही टूटी है, ये तो बस कहने की बात है, पर इसने बहुत मारा मुझे, लाठियों से पुआल जैसा पीटा। ये देखो ना, सिर के घाव देखो, ये मेरा लड़का नहीं दुश्मन है। एक पंच टाट का एक कोना दबाए हुए बैठे थे, चुपचाप माला जप रहे थे, माथे पर सफेद तिलक, गले में रुद्राक्ष। बुजुर्ग आदमी थे, देखते ही लगता था ये तिथि और लगन बिछाने में दक्ष है, पुरोहिती भी करते हैं और वैद का काम भी जानते हैं, और इन तरकीबों से देहात में काफी सुखपूर्वक जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। यही नहीं, मौका मिल जाए तो वे अपना करिश्मा शहर में भी दिखा सकते हैं, वहाँ बड़े बड़े अफसरों से मिलके उन पर चढ़े हुए साढ़े साती शनिचर का खात्मा दिखाकर उनकी तरक्की, ये विलायत यात्रा का भविष्य बोलकर उन्हें लोगों से काफी मोटी दक्षिणा और उससे भी ज्यादा मोटा सरकारी अनुदान झाड़ सकते हैं। उन्होंने जब कुसार के मुंह से सुना कि छोटे उनका लड़का नहीं बल्कि दुश्मन है, तो उनका माला जपना ही बंद हो गया। उनके मुंह से निकला, हे प्रभु। छोटे ने कखा कर इस भावना का समर्थन किया। सरपंच ने कहा, बड़ी खांसी आ रही है। पहलवान बोले, हमारे बाप प्राण की तरह रो रहे हैं, इनकी बात सुन लो, हमारी खांसी का हिसाब बाद में लगाना। सरपंच ने कुसार से पूछा, तो फिर तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी? ऐसा है तो मामला दफा 323 का ही है। कुछ रुक कर उन्होंने अपनी बात दोहराई, तो फिर ये मामला दफा 323 का ही रह जाता है। भला बर्छी तो नहीं चली, चली हो तो बताओ, मगर तब मामला दफा 324 का हो जाएगा। कुसर ने घबरा कर कहा, नहीं सरपंच जी, हमारे यहाँ भला बर्ची का क्या काम, 7 पीढ़ी से हम लोग लाठी ही चलाते आ रहे हैं। वे बोले, ठीक। मिशल का एक आध पन्ना उलट कर उन्होंने फिर पूछा, कुसर, अच्छा बताओ, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा था? छोटे बोले, ये क्या खाकर बताएंगे, मैं बताऊं? सरपंच ने मुस्कुराकर कहा, मुकदमे में भी नंबर चलता है पहलवान, पहले मुस्तगिस फिर मुलाजिम, तुम्हारा भी नंबर आएगा, घबराओ नहीं। घबरा कौन रहा है, और तुम न घबराओ, भगवान चाहेगा तो एक दिन तुम्हारा भी नंबर जरूर आएगा। सरपंच ने इसका कोई जवाब दिया नहीं। कुसर से पूछा, तो बताओ भाई, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा? क्या बताएं कि क्यों मारा, मरखन्ना बैल किसी को क्यों मारता है, ये भी कोई पूछने की बात है? जवान है, पहलवान है, गांव में से कोई नीचा दिखाने वाला है नहीं। इसकी देह चराया करती है, हाथ में खुजली थी, उतारने के लिए मुझे को धमका बैठा। गलत बात है, सरपंच ने बात काट कर कहा, बिना 2 हाथों की ताली तो नहीं बजती, तुमने भी कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। कुसार मासूम बन गए, बोले, मैं क्या कर सकता हूँ सरपंच जी, मैं भला छोटे के मुकाबला कर पाऊंगा? सरपंच जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, जैसे बहुत सोच रहे हो। इस तरह नीचे देखते रहने के बाद बोले, इतना सीधे ना बनो कुसार, यहाँ की अदालत तुम्हारी नस नस जानती है, हमने खुफिया तौर पर पूरा हाल मालूम कर लिया है। इस उम्र में तुम्हें इसबाजी सूझती है, हमें चराने लगे हो महाराज, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कुसर गिगिया कर बोले, सरपंच जी, घर पर मुझे लाठियों से मारा गया और ये तुम बातों से मार रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? माला फेरने वाले सरपंच ने कहा, अब जो ढका है उसे ढका ही रहने दो प्रभु, ज्यादा न कुरेदो कुसर महाराज, तुम बड़े महात्मा हो, सभी जानते हैं। यूएनओ छाप सत्यवादी पंच ने सरपंच से कहा, आगे चलाइए मुकदमा, कुसार जैसे भी हो, पर मामला तो हमारे आगे 323 का है, उसी पर टिके रहिए। बस सरपंच जी के सिर पर मुकदमा का नशा चढ़ चुका था। वो ऐंठ कर बोले, तुम क्या जानो कहाँ क्या हो रहा है? अभी अभी मैं तहसील से लौट रहा था, रास्ते में लोगों से बातचीत हुई, सनीचरा भी था, सभी ने जो सुनाया उससे कान गधा गया। ये कुसर किसी से कम नहीं है, जितना धरती से ऊपर है उतना ही नीचे गड़े है, वो भी गांव के। कुसर को इस उपमा ने औंधा कर दिया। वे दीनतापूर्वक इधर उधर देखने लगे। हमेशा अपने जमाने में वे काफी उग्र थे, पर वो जहाँ पे मारपीट की बात हो, कायदे कानून के सामने वे हमेशा इस तरह दीन हो जाते। इस समय उन्होंने 10 दिशाओं से सहारे की अपील की। उनकी आंखों से दुख टपकने ही वाला था, पर दोनों पंच और सरपंच इत्मीनान से उनकी हालत का मुआयना करते रहे। कुसर ने अब धीरे धीरे सर उठाकर छोटे पहलवान की ओर देखा। उधर देखते ही उनका मुंह फैल गया। छोटी की बहुत टेढ़ी हो गई थी, ओठ खींच गए थे। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सरपंच से बोला, इची मिर्की दास, चाय चाय बंद कर दो, एक पड़ाकू से कंटाप पड़ेगा तो ये मिसिल विसिल लिए जमीन में घुस जाओगे। 2 घंटे से मैं सुन रहा हूँ, हमारे बाप को घुमा फिरा कर हरामी बता रहे हो, हमारे बाप हरामी है तो तुम्हारे बाप क्या है? कहते कहते छोटी की आवाज गनगना उठी, मैं अभी मर नहीं गया हूँ, अब कोई असल बाप का हो तो हमारी बाप को गाली दे। सन्नाटा छा गया। चपरासी धीरे से छप्पर के दूसरे कोन की ओर बिल्ली जैसी छलांग लगाकर छिप गया। सरपंच जी हक्का बक्का हो गए। कुसर ने संतोष की सांस ली। माला जपने वाले पंच ने आंख मूंद कर कहा, प्रभु,
छोटू वैसे ही दहाड़ते रहे, हे प्रभु तुम्हारी माला वाला तुम्हारे मुंह में खोस कर पेट से निकालूंगा। ये प्रभु प्रभु वाली फंटूसी पिल्ले से निकल पड़ेगी, तुम भी हमारे बाप को गाली दे रहे थे। कुसर के मुंह से अब बोल फूटा, हे छोटुआ बहुत हुआ, अब चुप रहा। अदालत की मामला है, मुकदमा चल जाएगा। तुम मुंह लिए बैठे रहो बापू, मैं सब जानता हूँ, मैं खुद कल सह जाऊंगा और इन पर मुकदमा कायर कर दूंगा, यानी उसको कायम कर दूंगा। इन्होंने तुम्हें भरी सभा में न जाने क्या क्या कहा। एक एक से 1.25 लाख की कोठी में मूंछ ना कुटवाऊं तो समझ लेना तुम्हारे पेशाब से पैदा नहीं हुआ। कहकर उसने कुशहर का हाथ पकड़ा और इन्हें एक तरह से घसीटता हुआ छप्पर से बाहर निकल आया। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है 17वां अध्याय ये शुरू होता है। कहते हैं कि अभी तक तो पूरा न्याय पंचायत वाली बात चल रही थी। कुसार कुसार अपने लड़के को लेके आया था कि न्याय करो, कैसे इसने हमारी पिटाई कर दी। छोटे पहलवान को लेके गया, तो अभी तक वही चल रहा था। अब ये 17वां अध्याय, इसमें कहते हैं कि रात को पिछले पहर वैद्य जी को जाड़ा महसूस हुआ और उनकी नींद उचट गई। च्यवन प्रकाश, अब यहाँ पे देखिए जो है ये क्या नाम है, वैद्य जी को जो जाड़ा महसूस हुआ था पिछली रात, तो कह रहे हैं कि च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्म और बादाम पाक इत्यादि की मिली-जुली किलेबंदी को तोड़कर जाड़ा उनकी खाल के भीतर घुस आया। यानी च्यवनप्राश खाए होंगे, स्वर्ण भस्म, बादाम, लेकिन कुछ काम किया नहीं। फिर भी जाड़ा उनको लग ही गया और मांस की मोटी तहों को भेदता हुआ हड्डियों को मज्जा तक पहुंच गया। उन्होंने लिहाफ अच्छी तरह से लपेटने की कोशिश की और उसी के साथ याद किया कि अकेले लेटने में बिस्तर ज्यादा ठंडा रहता है। इस याद के बाद यादों का एक तांता सा लग गया वैद्य जी को, जिसका व्यवहारिक लाभ ये हुआ कि उन्हें तंद्रा ने घेर लिया। थोड़ी देर शांति रही, पर कुछ देर बाद ही पेट के अंदर हवा ने क्रांति मचानी शुरू कर दी, जिसके ऊपरी और निचले हिस्से से वो बार-बार विस्फोटक आवाज़ों में निकलने लगी। उन्होंने लिहाफ दबाकर करवट बदली और अंत में क्रांति का एक अंतिम विस्फोट सुनते हुए तंद्रालीन हो गए। देखते-देखते क्रांति की हवा कुतिया की तरह दुम मिलाती हुई सिर्फ उनके नथनों से खर्राटे के रूप में आने लगी, जाने लगी। वे सो गए। तब उन्होंने प्रजातंत्र का सपना देखा। उन्होंने देखा कि प्रजातंत्र उनके तख्त के पास, अब देखिए वैद्य जी के बारे में किस तरीके से यहाँ पे जो शिलाल शुक्ल जी कहते हैं, वो स्वप्न में क्या देख रहे हैं? वो स्वप्न में देख रहे हैं कि प्रजातंत्र उनके तख्त के पास जमीन पर पंजों के बल बैठा है। उसने हाथ जोड़ रखे हैं। देखिए प्रजातंत्र की बात कह रहे हैं कि बैद जी सोए हुए हैं और प्रजातंत्र यानी हम जैसे आप जितने भी लोग हो, वो क्या है कि उनके हाथ जोड़े जमीन पर बैठे हैं और बढ़िया वो सोए हैं। उनकी शक्ल हलवाहो जैसी है और अंग्रेजी तो अंग्रेजी, वो शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं, पर फिर भी वो गिड़गिड़ा रहा है और बैद जी उसका गिड़गिड़ाना सुन रहे हैं। बैद जी उसे बार-बार तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं, प्रजातंत्र बैठ जाओ ऊपर, और समझाते हैं कि तुम गरीब हो तो क्या हुआ, हो तो हमारी रिश्तेदारी। पर प्रजातंत्र उन्हें बार-बार हुजूर और सरकार कहकर पुकारता है। हम बहुत समझाने पर प्रजातंत्र उठकर उनके तख्त के कोने पर आ बैठता है और जब उसे इतनी सांत्वना मिल जाती है कि वह मुंह से कोई तुक की बात निकाल सके, तो बैद जी से प्रार्थना करता है, मेरे कपड़े फट गए हैं, मैं नंगा हो रहा हूँ। इस हालात में मुझे किसी के सामने निकलते हुए शर्म लगती है, इसलिए हे वैद्य महाराज, मुझे एक साफ सुथरी धोती पहनने को दे दो। वैद्य जी बद्री पहलवान को अंदर से एक धोती लाने के लिए कहते हैं कि बेटा लेके आओ, और पर प्रजातंत्र इनकार में सिर हिलाने लगता है। वो बताता है कि मैं आपके कॉलेज का प्रजातंत्र हूँ और आपने यहाँ की सालाना बैठक वर्षों से नहीं बुलाई। मैनेजर का चुनाव कॉलेज खुलने के दिन से आज तक हुआ ही नहीं। इन दिनों कॉलेज में हर चीज फल फूल रही है, पर सिर्फ मैं ही हूँ जो एक कोने में पड़ा हूँ। एक बार कायदे से आप चुनाव करा दें, उसमें मेरे जिस्म का एक नया कपड़ा आ जाएगा, मेरी शर्म ढक जाएगी। ये कहकर जो प्रजातंत्र है वो बैठक के बाहर चला गया और बैजी की नींद दोबारा उचट गई। जागते उन्होंने अपनी आंतरिक क्रांति का एक ताजा विस्फोट लिहाफ के अंदर पैताने की ओर सुना और एकदम तय किया कि देखने में चाहे कितना बांगड़ू लगे, पर ये प्रजातंत्र तो भला आदमी है और अपना आदमी है और उसकी मदद करनी ही चाहिए। उसे कम से कम एक नया कपड़ा दे दिया जाए ताकि 5 भले आदमियों में बैठने लायक तो हो जाए। फिर क्या था, दूसरे दिन प्रिंसिपल को आदेश मिला कि कॉलेज की सालाना बैठक बुलाई जाए और दूसरे पदाधिकारियों के साथ मैनेजर का भी चुनाव हो। प्रिंसिपल ने बहुत समझाया कि नए चुनाव कराना ना तो जरूरी है ना ही उचित, पर बैज जी ने कहा तुम मत बोलो, ये सिद्धांत की बात है। पर प्रिंसिपल फिर भी बोला और कहने लगा, ना भी किसी अखबार में निंदा छपी, ना भी ऊपर कोई शिकायत पहुंची, ना कोई जुलूस निकला, ना किसी ने अनशन किया। अब साले अपनी अपनी जगह सब चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई भी सालाना बैठक की बात कर ही नहीं रहा है। जो कर भी रहा है वो आखिर है कौन? यही खन्ना मास्टर, ये रामाधीन भीखम खेड़वी और 2-4 मुर्गे, और उनके चक्कर में आकर आप सालाना बैठक बुलाना अच्छा तो नहीं होगा ना वैद जी। वैद जी ने पूरी बात सुनकर कहा, हाँ तुम ठीक तो कहते हो, पर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये सिद्धांत की बात है। और जाओ जाओ तुम सालाना बैठक की तैयारी करो। प्रिंसिपल तो चाहता ही नहीं था ये सब चीजें हों, वो तो वैसे ही परमानेंट गद्दी पे बैठा था। उसी दिन शाम के वक्त रंगनाथ और रूपन, इनका जो भांजा आया था, और इनका छोटा बेटा रूपन, ये गयादीन के पास चुनाव के बारे में उनका विचार जानने के लिए भेजे गए। गयादीन कौन था?
याद होगा आपको गयादीन जिनकी लड़की वेला थी और ये वाइस प्रेसिडेंट थे कॉलेज के। तो रूपन और रंगनाथ को भेजा गया तो गयादीन जो कि कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे और ये जानना ज़रूरी था कि वे किसको मैनेजर बनाना चाहते हैं और यदि वे वैद्य जी के पक्ष में ना हो तो ये भी ज़रूरी था कि किसी तरकीब से उनका हृदय परिवर्तन हो सके। रूपन बाबू और रंगनाथ प्रारंभिक वार्ता चालू करने के विचार से उनके पास गए थे, पर गया दिन ने शुरू में ही पूरी बात आसान कर दी। उन्होंने इन दोनों को कायदे से चारपाई पर बिठाया, रंगनाथ से शहरी तालीम के बारे में 2-4 बात पूछी, उन्हें शुद्ध घी में बनी हुई मठरी और लड्डू खिलाए। यानी क्या किया? जब ये लोग गए पूरी बात आसान कर दी। शुरू में ही उसने समझाया, गयादीन ने इस तरीके से चारपाई पे बिठाया और रंगनाथ जो आया था शहरी तालीम के बारे में पूछने के बाद उनको शुद्ध घी और मठरी ये सब खिलाया और चुनाव की बात आते ही साफ तौर से कह दिया कि हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, ज़माने की हवा में नहीं बहना चाहिए। मैनेजर का चुनाव करा दिया जाए इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, पर मैनेजर तो वैद्य महाराज ही को रहना है क्योंकि कॉलेज तो वैद्य जी का है। किसी दूसरे को कैसे मैनेजर बना दे, इस बात को ठीक ढंग से सोचना चाहिए। उनकी बातों से ऐसा लगा कि खुद रंगनाथ और रूपन बैजी के खिलाफ वोट देने वाले हैं और बैजी की ओर से चुनाव संबंधी प्रचार स्वयं गयादीन कर रहे हैं। ये रंगनाथ को तो मजा आ गया। उसने कहा, आप लोग पुराने आदमी हैं, हर बात को सही ढंग से सोचते हैं, पर उधर रामादीन बेगम खेड़वी और कुछ लोग मामा की जगह किसी दूसरे को बनाना चाहते हैं। पता नहीं वे क्या सोच रहे हैं। गयादीन काकले लगा, धीरे से बोला, अरे उन लोगों को तजुर्बा नहीं है। वे समझते हैं कि कोई दूसरा मैनेजर हो गया तो कुछ करके दिखा देगा, पर कहीं इस तरह से कुछ होता है क्या? रुककर उन्होंने बात पूरी की। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। रंगनाथ को ये कुछ खास अच्छा लगा नहीं क्योंकि इससे वैद्य जी की हैसियत को चोट लगती थी। उसने कहा, सो ठीक है, पर मामा का और उन लोगों का मुकालमा है ही क्या? वे समझाने लगे, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, कॉलेज वैद्य महाराज का है, उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। गांव पंचायत रामाधीन की है, वो उसके हाथ में रहे। सब अपने अपने में घुस रहे हैं। चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा है। नया आदमी चुनो तो वो भी घटिया निकलता है। सब तो एक ही जैसे हैं। इसी से मैंने कहा, जो जहाँ है उसे वैसे चुन लो, पड़ा रहे अपनी जगह। क्या फायदा है उखाड़ पछाड़ करने की? रूपन बाबू कटोरी में पड़े हुए अंतिम लड्डू के बारे में सोच रहे हैं कि खाऊं या ना खाऊं वाली बात पे जैसे ही उन्होंने सुना कि गयादीन बैज जी को मैनेजर गयादीन जो है बैज जी को मैनेजर रखना चाहता है तो उनकी दिलचस्पी आगे की बात में खत्म हो गई। वे समझ गए थे कि आगे जो है अब केवल ये बकवास करने वाला है। पर रंगनाथ रंगनाथ को गयादीन की बातें कुछ नई लग रही थी। प्रजातंत्र के बारे में उसने एक नई बात सुनी थी जिसका अर्थ ये था कि चूंकि चुनाव लड़ने वाला प्राय घटिया आदमी होते हैं, इसलिए उनके एक नए घटिया आदमी द्वारा पुराने घटिया आदमी को, जिसके घटियापन को लोगों ने पहले से ही समझ बूझ लिया, उखाड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए इस तरीके से तो एक तरीके से ये वैद्य जी यानी इनके मामा और उनके रूपन के पिताजी पे तंजी तो कसा। इसने कहा कि एक नए घटिया आदमी द्वारा पुराने घटिया आदमी को, जिसके घटियापन को लोगों ने पहले से ही समझ बूझ लिया है, उसको उखाड़ना नहीं चाहिए, मतलब वो तो पहले ही लोगों के नज़र में है। प्रजातंत्र की इस थ्योरी को गयादीनवाद की संज्ञा देकर रंगनाथ ने आगे बात सुनना शुरू किया। गयादीन कह रहे थे कि देखो, नया आदमी कुछ करना भी चाहे ना तो क्या करेगा? कुछ होगा तो तभी ना, जब कोई कुछ करने दे। आज के ज़माने में कोई किसी को कुछ करने देता है? आज तो बस यही रह गया है। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के लड़के खेलकूद की दुनिया से काफ़ी परिचित थे क्योंकि उनसे हर महीने खेल की फीस कान पकड़ कर रख ली जाती। ये दूसरी बात है कि कॉलेज के पास खेलकूद का मैदान था नहीं, पर इससे किसी को तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि सभी पक्ष बड़े संतुष्ट थे। गेम्स टीचर के पास खेलकूद होने के कारण इतना समय बचता था कि वो मास्टरों के दोनों गुटों में घुसकर उसका विश्वास भी हासिल कर पाए। प्रिंसिपल को भी बड़ा आराम था। उसके यहाँ हॉकी की टीमों में मारपीट नहीं होती थी क्योंकि वो हॉकी की टीमों में हुई होती ही नहीं थी। इन सबसे कॉलेज में अनुशासन की कोई समस्या थी नहीं। लड़कों के बाप भी खुश थे कि खेलकूद की मुसीबत फीस देकर ही टल जाती है और ये लड़के सचमुच के खिलाड़ी होने से बच जाते हैं। और लड़के भी खुश थे। वे जानते थे कि जितनी देर में एक गोल से दूसरे गोल तक एक ढेले बराबर गेंद के पीछे में स्टिक पकड़े हुए पागलों की तरह भागेंगे, उतनी देर में ताड़ी का एक कच्चा घड़ा पी जाएंगे, या लग गया तो दाव लगाकर 4-6 रुपए खींच लेंगे। इन्हीं लड़कों के हाथ में आज हॉकी की स्टिकें और क्रिकेट के बल्ले मौजूद थे, जिन्हें वे ऐसी बदगुमानी से पकड़े थे जैसे उनके हाथ में किसी ने राइफल दे दी हो। लगभग 50 लड़के इसी तरह के सामान से लैस कॉलेज के फाटक के आसपास घूम रहे थे। रंगनाथ ने उन्हें इस तरह सजा वजह देकर पूछा, मामला क्या है? क्या आज इंस्पेक्टर का मुआयना होने वाला है क्या? छोटे पहलवान ने जवाब देने की तैयारी की, यानी कमर से छूटती हुई लुंगी संभाली और बोले, इस पटापट में कौन मुआयना करेगा? ये तो सालाना बैठक की तैयारी चल रही है। छोटे पहलवान भी कॉलेज की समिति के सदस्य थे।
लड़कों ने उन्हें देखकर हर्षध्वनि की। फाटक पर ही हुई उनसे प्रिंसिपल साहब मिले और बोले, आइए छोटे लाल जी, आपका ही तो इंतजार था। तो उन्होंने रूपन ने कहा, देखो, उस प्रिंसिपल को बढ़िया जवाब देता था। कहा, देखो आए हैं तो लौट थोड़ी ही जाएंगी, चलिए ना आगे आगे। छोटे पहलवान ने मलमन साहब से कहा, बरसात में कुत्ता जब भीग जाता है तो एक खास किस्म से छींकता है। ये क्या कहा गया है? बरसात में कुत्ता जब भीग जाता है तो एक खास किस्म से छींकता है। प्रिंसिपल साहब झेप कर हंसे तो कुछ वैसी ही आवाज हुई। वे आगे आगे चलने लगे, कहते रहे, ये रामादीन के गुट को बड़ा जोर लगाया। ये बैजो गांव के लाल साहब की मदद से कई आदमी अपने ओर तोड़ लिए हैं। लाल साहब न जाने क्यों इस पचड़े में पड़ गए। शहर में रहते हैं पर गांव के हर मामले में टांग अड़ाते हैं। कौन व्यक्ति है लाल साहब? रहते तो शहर में है लेकिन गांव के हर मामले में टांग अड़ाते हैं। रामादीन के दिमाग बढ़ गए हैं, पता ही नहीं चलता कि कितने आदमी इधर है कितने उधर है। छोटे पहलवान इमारत के सामने बनी हुई फूलों की क्यारियों पर निगाह डालते रहे। जब प्रिंसिपल ने कहना शुरू किया कि वैद्य महाराज भी कभी कभी ऐसा काम कर बैठते हैं कि क्या बताएं, क्या जरूरत थी इस चुनाव उनाव की। छोटे पहलवान ने एक कविता कही जो इन दिनों कीर्तन के रूप में काफी प्रचलित थी। हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। फाटक के अंदर आते समय प्रिंसिपल ने रंगनाथ से भी कहा, आप भी आइए रंगनाथ, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उनके सिर हिलाकर बताया कि वो पीछे आ रहा है पर वो अंदर नहीं गया। धीरे धीरे कॉलेज की सामान समिति के और मेंबर भी कई ढंग से और कई रास्तों से आए। कोऑपरेटिव यूनियन के एक डायरेक्टर पैदल होते हुए भी इतनी तेजी से आए और इतनी तेजी से अंदर चले गए कि लोग उन्हें न देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ मिनटों बाद कॉलेज की खेतों की फसल को रौंदते हुए ठेकेदार साहब दूसरी ओर से आ गए। जहाँ मजदूर काम करे तो वहां रुककर उन्होंने किसी चीज को आसमान तक ऊपर उठाकर जमीन पर पटकने का अभिनय किया और फिर अचानक अंतर ध्यान हो गए। और इतने में ही कुछ देर में जो बाबू गयाधीन थे वो भी धीरे धीरे चलते हुए कॉलेज के फाटक तक आ गए। उन्होंने उदासी के साथ लड़कों के हाथों में स्टिकों और बल्लों को देखा, फिर वे एक लड़के की हथेली में चिपके हुए गेंद को अपनी आंखों से मेस्मराइज करने लगे। प्रिंसिपल साहब फाटक पर बोले, चलिए मेंबर साहब, और सब लोग आ गए हैं। जैसे वे डकैती के जुर्म में गिरफ्तार हुआ और उन्हें गवाहों के सामने शिनाख्त के लिए चलने को कहा गया, गिरी गिरी तबीयत से बोले, चलिए। पेंगुइन चिड़िया की तरह टांगे फैलाकर चलते हुए वे धीरे धीरे कॉलेज की इमारत में और लक्षित हुए। तो किस चिड़िया का नाम आया? पेंगुइन का। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। घुड़सवार वो बुर्राकदार साफा बांधे था और लगता था 12वीं सदी के इतिहास के किसी पन्ने से वो अभी अभी फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला है। लड़कों में से एक ने कहा, अब कोई वैद्य जी का बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ठाकुर बलराम सिंह आ गए हैं। तो कौन था ठाकुर बलराम सिंह? बलराम सिंह ने आते ही घोड़े की रास किस्मी लड़के के हाथ में पकड़ा दी। फिर वे 18वीं सदी के आदमी दिखने लगे, जैसे दक्षिण से बगावत की खबर देने के लिए कोई सारणी सवार आगरे के किले में आ रहा हो। उसी तेजी से वो कॉलेज की पुलिया तक आए और एक लड़के से पूछने लगे, मारपीट तो नहीं हुई? लड़के ना, कैसी मारपीट? अरे हम लोग तो प्रिंसिपल साहब के दल में हैं, अहिंसावादी हैं। बलराम सिंह ने मूंछों पर ताव दिया, मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग भी कम नहीं हो। हाथ में हॉकी डंडा लिए घूम रहे हो और महात्मा गांधी के औलाद बने फिरते हो। लड़कों ने कहा, महात्मा गांधी भी लाठी देकर चलते थे, हम तो नहीं हत्ते हैं। ये तो हॉकी का स्टिक है, इससे तो साला गेंद तक नहीं मारता, आदमी क्या मरेगा। प्रिंसिपल साहब फिर बाहर आ गए। उन्होंने कहा, चलिए मेंबर साहब अंदर चलिए, कोरम हो गया है, मीटिंग शुरू होने वाली है। बलराम सिंह ने साफे के छोर से पसीना पोंछा, कहने लगे, किसी चेले से कह दीजिए घोड़े को दाना पानी पहुंचा दे, हमें अंदर की मीटिंग से क्या लेना। अपना कोरम तो यही बधा है। प्रिंसिपल ने खुश होकर सिर हिलाया। बलराम जी ने कुर्ते की जेब को मुट्ठी में पकड़ कर कहा, यकीन ना हो तो इसे छूकर देख लीजिए, जेब तनी हुई है, यही सच्ची कोरम है। प्रिंसिपल ने बिना छुए ही कहा, समझ लीजिए कि छू लिया, भला आपकी बात खाली हो सकती है। बलराम सिंह बोले, असली बिलाती चीज है, 6 गोली वाली देसी कारतूसी तमंचा नहीं कि एक बार फुट से होकर रह जाए। ठाए ठाए शुरू कर देगा तो रामाधीन गुट के 6 मेंबर गौरैया की तरह लौट जाएंगे। क्या कहने हैं आपके, क्या कहने? प्रिंसिपल ने इस तरह कहा जैसे सच्ची कविता, यानी जैसे सच्ची कविता जिसका नाम वही उन्हें बलराम सिंह के मुंह से सुनने को मिली हो। चलते चलते बोले, मैं अंदर मीटिंग में चलता हूँ, बाहर आप संभाल लीजिएगा। फिर प्रार्थना पूर्वक महात्मा विदुर की बाड़ी में बोलते हैं, शांति से काम लीजिएगा। बलराम सिंह ने फिर मुझों पर ताव दिया, सब शांति ही है, यहाँ 50-50 शांति जहाँ के नीचे पड़ी है। प्रिंसिपल साहब चले गए। बलराम सिंह पुलिया पर बैठ गए। थोड़ी देर वे तंबाकू के पीक पिचर पिचर करके थूकते रहे। फिर पास वाले हाँ, तो यहाँ पे वो थूकते रहे। फिर कहते कि फिर पास वाले उस लड़के से जिसने अपने को महात्मा गांधी से बड़ा हिंसावादी बताया था, बोले, जरा बेटा कॉलेज की परिक्रमा करके
देख आओ हमारे आदमी ठीक से नाकाबंदी किए हैं या नहीं। और रसेसरा के कह देना, किसी रमेशरा से कह देना कि साला किसी से भिड़ ना जाए, जो समझाने से ना माने उसे इधर-उधर भटकने पे फाटक पर भेज देना। लड़का उस बॉय स्काउट की तरह जिसकी कामयाबी पर किसी युद्ध में देश की विजय निर्भर वो हालचाल लेने के लिए चल दिया। आसपास टहलने वाले लड़कों की चहल पहल बढ़ गई। बलराम ने कहा, जरा और लंबा चक्कर खींच लो बेटा लोगों और बेफिक्र रहो। मैं यहाँ पुलिया पर जब तक मौजूद हूँ दुश्मन नजदीक नहीं आएगा। दिन के 3 बज गए थे। सड़क पर ट्रकें और बैलगाड़ियां निकल रही थी। बलराम सिंह पुलिया पर पालथी मारकर बैठे थे और स्वप्निल निगाहों से उन्हीं को आना जाना देख रहे थे। एक बार घोड़ा हिनहिनाया तो उन्होंने ललकार कर कहा, शाबाश मेरे चेतक, सब्र कर। चेतक ने सब्र कर लिया और इसके साबुत में धारावाहिक रूप से पानी जो है वो गिरना शुरू हो गया, गिराना। कुछ लड़के उसी वक्त गोल दायरा बनाकर घोड़े पर इस कार्रवाई की पहले की और बाद की प्रक्रिया को देखते रहे और आपस में घनिष्ठ तरीके के मजाक भी करते रहे। अचानक एक ट्रक कॉलेज के सामने सड़क पर पहुंच गया, खड़ा हो गया। तो एक आदमी जो था वो कुर्ता धोती टोपी और छड़ी से लैस कूद कर नीचे उतरा और तेजी से कॉलेज की तरफ बढ़ा। लड़के ट्रक का रुकना, यानी जो ट्रक है उसका रुकना देखते ही दूर दूर से दौड़ते हुए पुलिस के पास आ गए। पुलिस नहीं बल्कि पुलिया के पास। बलराम ने उसे टोकर कहा, पाए लागी पंडित जी। आदमी ओठो ही में कुछ बुड़ताया और बाटो की ओर बढ़ा। बलराम ने कहा, पंडित जरा धीरे वो चलो, तुम्हें कोई पिछवाए थोड़ी है। पंडित जेब कर हंसे, बोले, मीटिंग शुरू हो गई है ना। बलराम सिंह खड़े हो गए, धीरे से पंडित के पास आए। लड़के गोल बात कर नजदीक आ गए थे। उन्होंने उन्होंने डपट कर कहा, भाग जाओ बेटा, दूर जाकर खाओ खेलो। फिर उस आदमी से सटकर बोले, पंडित मीटिंग में तुम्हारी हाजिरी हो गई है। पंडित ने कुछ कहना चाहा, तब तक वे उससे और सट गए और बोले, कुछ समझदार कह रहे हो, लौट आओ। यानी कुछ समझा कर या समझ कर कह रहा हूँ कि लौट आओ। तो पंडित को अपनी जांच में कुछ कड़ा-कड़ा सा अड़ता हुआ जान पड़ा। उन्होंने बलराम के कुर्ते की जेब पर निगाह डाली। हिचकिचाकर वे 2 कदम पीछे हट गए। विदाई देते हुए बलराम सिंह ने फिर कहा, पंडित जी पाए लगी। और इस तरीके से जो है वो आदमी चुपचाप वापस लौट पड़ा। सड़क पर कोई सवारी थी नहीं। जो सड़क था, वो जो ट्रक था वो भी चला गया था और वो तेजी से पैदल ही एक ओर को लपक पड़ा। एक लड़के ने कहा, गया बलराम सिंह, पंडित बहुत समझदार हैं, समझ गए हैं सब। समझ तो गए हैं, पर इस तरह भागने की क्या बात थी? एक विद्यार्थी ने सवाल किया। बलराम बोले, अभी लौंडे हो बेटा, ऐसे मौकों पर समझदारी की बात करते हैं। एक विद्यार्थी घोड़े को दाना पानी देने लगा था। घोड़ा फिर ही नहीं आया। बलराम ने इस बार डपट दिया, चुप बेचेतक। बॉय स्काउट था वो लौट आता है और घबराए हुए औसत दर्जे के विद्यार्थी के दांत निकाल कर बोला, हाँ ठाकुर साहब, ठीक है ठाके। कितने आदमी आए थे? 5। सब समझ गए कि किसी ने नासमझी की है। सब समझ गए कि लड़कों की हिम्मत लौट आई है और दूर जाते पंडित की तरफ इशारा करके उसने कहा, उन्हीं की तरह सड़पड़ करते सब लोग वापस चले गए। लड़के भी खुलकर हंसे। बलराम ने कहा, समझदार की मौत। कॉलेज में जय जयकार हुई। किसी ने कहा, बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलने के मामले में हिंदुस्तानी का भला कोई मुकाबला कर सकता है? सियावर रामचंद्र से शुरू हुई, फिर पवन सुत हनुमान की जय, फिर न जाने कहाँ कहाँ। बोले, महात्मा गांधी की जय, फिर तो हरी झंडी दिख गई। नेहरू की एक और जय, एक एक जय प्रदेशी नेताओं की हो रही थी। बर्ची से विधे हुए सुअर की तरह चिचियाते हुए प्रिंसिपल साहब इमारत के बाहर निकले और उन्होंने भी चीख कर कहा, बोलो बैद महाराज की जय। बोले के लिए अगली पीढ़ी फाटक के बाहर जय बोलने के लिए अगली पीढ़ी फाटक के बाहर खड़ी हो गई। मेला जैसे लग गया। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ को समझाने लगे, चलिए बैद महाराज। फिर सर्वसम्मति से मैनेजर चुने गए। यानी सर्वसम्मति से मैनेजर किसको कहा गया? रंगनाथ को समझाने लगे कि चलिए बैद महाराज, अभी को चुना गया है। अब देखिए कॉलेज कैसे तरक्की करता है, धकाधक धकाधक। तूफान मेल जैसा चलेगा। वे जोश में थे और उनका चेहरा भी लाल हो रहा था। कहते हुए छोटे पहलवान ने कहा, ये प्रिंसिपल ज्यादा न बड़बड़ाओ। एक बात मेरी भी समझ में आता है, ये लौंडे जो हाथ में हॉकी का डंडा लिए घूम रहे हैं ना, उन्हें एक एक गेंद भी थमा दो और कहो
उसने कहा कि देखो, छोटे पहलवान ने कहा, पार तो लग गए, पर हम अब की बात कह लें, हामी तो तुम हर बात पे भर ही देते हो, पर तुम्हारे उखाड़े खेत से मूली तक नहीं उखड़ती। यही खेल-कूद की बात है। लौंडे बस हॉकी का डंडा पर ताने घूमते हैं। आज ही ज़रूरत पड़ जाए तो उसे हवा में घुमाते रहते हैं। मारते किसी की पीठ पर तो लगता है किसी और पे भी। ये और इस तरीके से देखें तो मौके पर निशानबाज़ी जो है, वो ठीक होनी चाहिए। और भैया जी ने पीछे से कहा, खेलकूद का भी महत्व है प्रिंसिपल साहब, छोटे की बात अनुचित नहीं है। उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो प्रिंसिपल ने पहलवान के शरीर को प्रेमिका की निगाह से देखते हुए कहा, पहलवान है कि हंसी ठट्टा, ये भी भला कोई अनुचित बात है। यहाँ पे देखिए आपका 17वां चैप्टर खत्म होता है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही।